नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे यहाँ से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष DNYS के अंदर आपके 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं और 3 थ्योरेटिकल पेपर हैं। जो 3 थ्योरेटिकल पेपर हैं उनकी भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक आप तक पहुंच चुकी होगी और आशा है कि आप उसका अध्ययन भी कर रहे होंगे। किंतु साथ ही साथ में आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिनको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने आपका सब्जेक्ट कोड 811 और 812, जिनके नाम है क्रमशः योग का आधारभूत ज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान, ये जो 2 सब्जेक्ट थे उनका कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह 813 सब्जेक्ट कोड हैं, जो हमारे शरीर रचना, शरीर क्रिया और योग के महत्व के बारे में बात करता है। तो इसके भी लगभग 4 जो वीडियो है, 4 चैप्टर के जो वीडियो है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी अगला जो हम अध्ययन करेंगे 5वां चैप्टर जो है, जो पाचन तंत्र की संरचना, उसकी क्रियाविधि और योग के प्रभाव के बारे में बताएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि पाचन तंत्र किस प्रकार की संरचना वाला होता है, कैसे वो काम करता है और उस पाचन तंत्र पर योग का क्या महत्व है, इसके बारे में हम इसमें चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो वे सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिनके फलस्वरूप आहार शरीर उपयोगी अर्थात शरीर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाया जाता है, पाचन कहलाता है। जैसे इस पंक्ति के अंदर हमने पढ़ा कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, शरीर के अंदर भोजन जाने के बाद में जो भी उसके अंदर रासायनिक और भौतिक रूप से परिवर्तन होता है, वो पूरा प्रोसीजर जो है वो पाचन कहलाता है। जो अंग इन पाचन क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं वो पाचन अंग कहलाते हैं, और जो तंत्र इस पाचन क्रिया में भाग लेते हैं या फिर जिस तंत्र के अंदर ये पूरी पाचन क्रिया संपूर्ण होती है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। तो मानव शरीर के अंदर भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल व घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने वाली क्रियाएं पाचन कहलाती हैं। अर्थात हम जो भी भोजन करते हैं वो एकदम इजीली डाइजेस्टेबल हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उसका एक प्रोसीजर है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाकर वह अलग अलग रसायनों के साथ में क्रिया करके हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक रूप से पाचन हेतु जो संसाधनों की उपलब्धि हमारे शरीर के अंदर है, जो एंजाइम्स है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, तो ये सारे चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करके हमारे पाचन योग्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी क्रिया जो होती है पाचन होती है, और जिस तंत्र के अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं उस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। तो पाचन तंत्र के प्रमुख रूप से जो अंग है, प्रधान अंग है वह है ओरल कैविटी, मुख की गुहा। जो मुख वाला जो पार्ट है ओरल कैविटी, उसे मुखीय गुहा कहते हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट है। दूसरा है ग्रसनी, जहाँ से भोजन हमारे पेट तक जाता है, हमारे आमाशय तक जाता है, तो वो जो भाग है उसको फेरिंग्स कहा जाता है और हिंदी में उसको ग्रसनी कहा जाता है, जो ग्रास को अंदर ले जाती है। तीसरा है ग्रास नलिका। तो ग्रसनी जो है आपका कहाँ तक पार्ट है, जैसे कि भोजन का मुख वाला जो पार्ट है उससे जैसे टर्न लेते हैं उतना पार्ट जो है वो ग्रसनी कहलाते हैं। उसके जस्ट नीचे एक पाइप ट्यूब नुमा संरचना होती है, उसे कहते हैं ओसोफेगस या ग्रास नलिका, जो एक नलिका के रूप में पूरी संरचना होती है। अगला जो है वह है अमाशय, जो एक पाउच नुमा संरचना होती है हमारे पेट के लेफ्ट साइड में। फिर शुद्रांत्र, छोटी आंत बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत जो होती है उसके भी अलग अलग भाग हैं, तो वो वाला पार्ट। फिर उसके बाद में बड़ी आंत आती है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर आता है मलाशय, जो रेक्टम कहा जाता है। फिर गुदीय नलिका, एनल कैनाल बोलते हैं, और मलद्वार, एनस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुख से लगाकर आपके एनस तक का पार्ट जो है वो कवर करती हैं। इसके अलावा भी पाचन के लिए बहुत सारे सहायक अंग हैं, उनमें से प्रमुख अंग है दांत, आपके तीथ। दूसरा है जिह्वा, आपकी टंग। तीसरा है लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड,
जो लार का श्रावण करती है। अगला जो है अग्नाशय या पैनक्रियाज जो है वो उसमें कार्य करती है, और साथ में है यकृत जो हमारा लीवर है। तो ये सहायक अंग कहलाते हैं हमारे पाचन के क्रिया के रूप में। पाचन तंत्र के अंगों का वर्णन व क्रियाविधि किस प्रकार है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख गुहा की संरचना और पाचन तंत्र में सहायक अंगों की क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पाचन तंत्र मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन में सहायक अंग दांत, जीभ और लार ग्रंथियां जो है, ये तीनों अंग जो है मुख गुहा में उपस्थित होते हैं। तो आपके दांत, आपकी जीभ और लार ग्रंथियां, ये तीनों मुख गुहा में उपस्थित होते हैं। तो यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जो ये लार ग्रंथियां है, जो स्पेसिफिक टाइप के लार में एक एंजाइम छोड़ती हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दांत मनुष्य के पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सहायक अंगों में से महत्वपूर्ण अंग है। मुख द्वारा लिए गए भोजन को सर्वप्रथम दांतों द्वारा ही चबाकर उसको लुगदी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जन्म के समय में जो दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। तो फिर बाद में जब वो दांत टूट जाते हैं तो उनकी जगह पे 32 नए दांत उगते हैं, और वो 32 दांत जो है स्थायी दांत होते हैं, जिनको 4 कैटेगरी के अंदर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें से एक तो इंसीजर होता है, दूसरा कैनिस होता है, तीसरा प्रीमोलार्स और चौथा है मोलार्स। तो ये 4 कैटेगरी के अंदर दांतों का पूरा विभाजन किया जाता है। तो मनुष्य के दांतों का निर्माण कैल्शियम नामक तत्व से होता है, और दांतों के ऊपर एक स्पेसिफिक दांतों के शरीर की सबसे मजबूत जो कोटिंग होती है वो होती है इनेमल की। तो इनेमल की कोटिंग पाई जाती है दांतों को, जो उस दांतों को प्रोटेक्ट करता है। तो दांतों को कठोरता प्रदान करने के साथ साथ में दांतों को सुरक्षा भी देता है ये इनेमल। तो भोजन में जो पाचन तंत्र की जो क्रिया है, जो पाचन की क्रिया है, उसमें दांत का जो प्रमुख रूप से कार्य होता है भोजन को चबाकर लुगदी बनाना। अगला जो है वह है लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ प्रमुख रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, मतलब टोटल 6 होती हैं। 3 जोड़ी बोला जाता है उनको, क्योंकि समान रूप से 2-2 हर पार्ट में होती हैं। तो 3 जगह पे ये पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है पैरेटिड ग्लैंड में, दूसरा है अधिजीवा ग्लैंड बोलते हैं, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड में पाया जाता है। ये फिर तीसरा जो है वह सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो ये 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो है पैरेटिड, ठीक है, दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सब मैंडिबुलर। तो ये 3 तरीके से हमारे शरीर में ये लार ग्रंथियाँ कार्य करती हैं। तो लार ग्रंथियाँ प्रति क्षण लार का श्रावण करता है, जिससे मुख का अंदर वाला भाग हमेशा गीला रहता है, नम रहता है। ये ठोस पदार्थों को दांतों द्वारा जब चबाया जाता है तो लार उसमें मिलकर उसको लुगदी बनने में भी मदद करती है। साथ ही साथ में लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज नाम का। तो जो एमाइलेज जो है वो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके उसे सरल रूप में बदल देता है। इसलिए आप लंबे समय तक अगर किसी कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को चबाते हैं तो धीरे धीरे वो मीठा लगने लगता है। उसका रीज़न ये है कि वो यहीं पचकर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लायक। फिर अगले जो आता है, जो भाग आता है हमारे पाचन तंत्र का, वह है ग्रसनी या फेरिंग्स बोलते हैं इसे। मुख्य गुहा के पीछे वाला भाग एक कीप के नुमा संरचना होती है, एक कीप नुमा संरचना होती है। जो पीछे की तरफ आप देखते होंगे कि जस्ट आपकी जो ग्रास नलिका है उससे ऊपर और मुख से जुड़ा हुआ एक टर्न है, जो टर्न एक कीप नुमा संरचना है। तो वो कीप नुमा संरचना जिसे ग्रसनी कहा जाता है, ये रचना फेरिंग्स कहलाती है और इसका कार्य मुख्य गुहा से भोजन को ग्रास नलिका तक पहुंचाना होता है। तो ये सारे भोजन को एक इकट्ठा करके ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रास नलिका में जाने लायक बनाती हैं। ग्रास नली या भोजन नलिका के बारे में पढ़ेंगे। ओसोफेगस कहा जाता है इसको, इसोफेगस भी कई जन कहते हैं। तो ये ग्रसनी से होता हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंच जाता है। ग्रास नली के मुख पर एक पत्ती के समान रचना कंठाच्छद होता है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। जो हमारी आहार नाल में जो हमारी ग्रास नलिका है उसके ऊपर एक घाटी जैसी संरचना होती है जो उसको कवर करती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जिसको हिंदी में घाटी भी कहा जाता है। तो ये क्या करती हैं कि हवा को जो है ये अपनी श्वास नलिका को प्रोटेक्ट करती हैं। तो निकलते समय वायु नलिका को, श्वास लेते समय ग्रास नलिका को बंद कर देती हैं, इसका ये काम रहता है, ठीक है। तो ग्रास नली मुख से आमाशय तक होती है और 10 इंच लंबी पाइप जैसी संरचना होती है ये। और ग्रास नली के पश्चात भोजन आमाशय में जाता है। तो आमाशय के बारे में हम जानेंगे। आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं।
तो मानव शरीर में वक्ष गुहा के नीचे उदरीय गुहा स्थित होती है, जो पेट वाला जो को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। उस उदरीय गुहा में मानवीय शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। उदरीय गुहा में बाह्य पसली के नीचे, आपके लेफ्ट पसली के नीचे 9 इंच एक थैली के आकार की रचना होती है। 9 इंच, आप समझ रहे हो, 9 इंच एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसे अमाशय कहते हैं। तो अमाशय का आकार ग्रहण किए भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। अमाशय की सामान्य क्षमता 1 से 2 लीटर की होती है। ये 2 लीटर तक के भोजन को पचाने में सक्षम होता है, जो आसानी से होता है। तो अमाशय में आहार का पाचन अमाशयिक रस, यह रस अनेक पदार्थों का मिला जुला रूप है। तो भोजन का जो पाचन होता है अमाशय के अंदर, तो उसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। अमाशयिक रस जो होता है वो बहुत सारे रसों को मिलकर बनता है। इसमें अमाशय में स्थित ऑक्सेंटिक सेल्स से पैदा होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह और कुछ एंजाइम्स भी उसमें उपस्थित होते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं। एसिड की उपस्थिति में यहाँ आहार अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। अमाशय में स्थित म्यूकस अमाशय की दीवारों पर एक पतला आवरण बनाकर रखती है, जिसके कारण अमाशय में उपस्थित एसिड अमाशय की दीवारों पर नकारात्मक प्रभाव न पहुँचाए। तो आप समझ रहे होंगे कि अमाशय जो होता है, एक एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आज आप अगर बाहर किसी भी तत्व पे डालते हैं तो उसको जला देता है, पर स्टमक जैसी इतनी सेंसिटिव ऑर्गन होने के बावजूद भी वो हमारे बॉडी को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एक विशेष रूप से म्यूकस लेयर होती हैं, जो हमको प्रोटेक्ट करती हैं इस HCl की हानिकारक प्रभाव से। अगर ये लेयर बनना बंद हो जाए या कमज़ोर होने लग जाए तो धीरे धीरे पेट के अंदर छाले नुमा संरचना हो जाती है, जिसको हम कई बार हमारे पेट के अंदर जो है अल्सर जो है पेट के अंदर वो कहते हैं। अगला जो है अमाशय रस में पेप्सिन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मिलकर एक तेज मिश्रण बनाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध का आंशिक रूप से पाचन करता है, किंतु ये सभी एंजाइम आंशिक रूप से पाचन करते हैं। पूर्ण पाचन अवशोषण सब छोटी आंत के अंदर होता है। तो शुद्रांत व छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है, 6.5 मीटर। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लंबाई में छोटी आंत जो है बड़ी होती है, परंतु बड़ी आंत की परिधि अधिक होने से उसे बड़ी आंत कहा जाता है। अगर लंबाई में देखा जाए तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है बड़ी आंत के मुकाबले, किंतु बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चौड़ाई में बड़ी होती है, ना कि लंबाई में। ठीक है, तो छोटी आंत की संरचना को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। तो सबसे पहला जो होता है उसे ग्रहणी कहते हैं, जिसे ड्यूडेनम इंग्लिश में कहा जाता है। फिर अगला जो पार्ट होता है उसका जेजुनम, तीसरा जो पार्ट होता है इलियम। ये 3 पार्ट में ये छोटी आंत को डिवाइड करते हैं। तो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो सी आकार का होता है उसे ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम कहा जाता है। ग्रहणी पाचन की दृष्टि से पाचन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लीवर से आने वाली बाइल डक्ट और पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर उसमें खुलती है, जिससे क्या होता है कि दोनों के जो रस है, जो बाइल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस जो है जिसमें इंसुलिन वगैरह सब होता है, ये सब कुछ हमारे ग्रहणी के अंदर आकर हमारे वसा को और प्रोटीन को पाचन करने में मदद करती हैं। पित्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य भोजन के अम्लीय स्वभाव को क्षारीय बनाना होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि हरे पीले रंग का पाचक द्रव्य बनता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। यह पित्त नलिका द्वारा छोटी आंत में मिल जाता है। पित्त क्षारीय स्वभाव का पाचक द्रव्य है तथा अमाशय से अम्लीय द्रव्य होता है, तो दोनों मिलकर भोजन को उदासीन बना देते हैं। तो स्टमक के अंदर HCl छूटता था, हमारे लीवर से जो एल्कलाइन जो जूस है उसको बोलते हैं बाइल जूस, जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोनों अम्लीय और क्षारीय प्रकृति मिलकर भोजन को उदासीन बना देते हैं, जो शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी होता है। ठीक है, तो उदासीन होने पर ही अग्नाशय से उत्पन्न होने वाला अग्नाशयी रस भोजन पर कार्य करता है। यही कारण है कि यकृत में विकार उत्पन्न होने पर भोजन का पाचन ठीक नहीं हो पाता। ठीक है, तो अग्नाशयी रस में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन और लाइपेज वसा के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। किसमें? पैनक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय के जो रस में। छोटी आंत का मध्यम भाग जेजुनम होता है, जो अंतिम भाग जो होता है उसे इलियम कहा जाता है, और अंतिम भाग ही जो है वो आगे जाके बड़ी आंत से जुड़ता है। जेजुनम एवं इलियम में तौलिए के समान रोए दिखाई देते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। ये संख्या में लाखों होते हैं और भोजन के सार तत्व को अवशोषित करते हैं। जब भी भोजन जेजुनम में पहुंचता है और इलियम वाले पार्ट में पहुंचता है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो माइक्रोविलाई होती है, एक ब्रश जैसी संरचनाएं होती है, छोटी 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 रेशेदार संरचनाएं होती है।
जब इनके ऊपर से भोजन गुजरता है तो जो अच्छे तरीके से चबाया हुआ भोजन, अच्छे तरीके से पचा हुआ भोजन जब इनके ऊपर से गुजरता है तो इनके अंदर के रसों को अवशोषित कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। बाकी जो ठोस भाग होता है वो आगे मूव कर जाता है बड़ी आंत की तरफ। तो छोटी आंत में क्रमानुकुंचन गतियाँ होती है जिनको पैरास्टैटिक मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि अवशोषण के पश्चात भोजन को आगे भेज देती हैं। और छोटी आंत दीवार भी इंटेस्टाइनल जूस को स्रावित करती हैं, जो एंजाइम होते हैं ये भी भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। इसके पश्चात जो भोजन जाता है हमारी बड़ी आंत के अंदर, तो बड़ी आंत के अंदर जो सबसे पहला भाग जो कहलाता है उसे सिकम कहते हैं, और छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो सिकम वाला जो पार्ट होता है वो हमारी छोटी आंत से जुड़ा होता है इलियम पार्ट से, जिसके नीचे उंगली के समान एक छोटी सी संरचना होती है जिसका नाम सभी ने सुना होगा, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। तो कई बार ये जो अपेंडिक्स होती है उसमें सूजन आ जाती है, कई बार उसके अंदर भोजन फंस जाता है, या कई घटनाओं के कारण उसमें सूजन आने के कारण उसको ऑपरेट करके बाहर निकलवाना पड़ता है। ये उसी भाग में होती है जहाँ पे हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में सिकम वाले हिस्से में जुड़ती हैं। तो कुछ वैज्ञानिक सिकम को अवशेषीय अंग मानते हैं। जब ये संक्रमित होता है तो तीव्र वेदना होती है और अपेंडिक्स का जो पेन होता है, अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो होने लगता है। इस अवस्था में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको काट कर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत को चिकित्सा भाषा में कोलन कहा जाता है, बड़ी आंत को चिकित्सकीय भाषा में कोलन कहा जाता है। तो लगभग 2 मीटर लंबी रचना होती है, जो बड़ी आंत के ऊपर और नीचे 3 भाग होते हैं इसके। तो सबसे पहला जो भाग है वो एस्केंडिंग कोलन बोलते हैं, जिसको आरोही कोलन बोला जाता है। जब छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है तो भोजन पहले ऊपर चढ़ता है, तो इसे आरोही क्रम कहा जाता है, एस्केंडिंग कोलन कहा जाता है। फिर उसके बाद में भोजन क्षैतिज दिशा में गुजरता है, तो क्षैतिज कोलन कहा जाता है, जिसे ट्रांसवर्स कोलन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में भोजन नीचे की तरफ उतरता है, उसको बोलते हैं डिस्केंडिंग कोलन जो होता है, जिसे अवरोही कोलन भी कहा जाता है। इसमें जल की मात्रा अवशोषित होती है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय गुदा नली का गुदा एनस होता है। तो रेक्टम में किण्वन या फर्मेंटेशन के लिए जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो भोजन के अनुपयोगी पदार्थ तथा मल से विटामिन को अवशोषित करके शेष पदार्थ को किण्वित कर देते हैं, जिसके कारण अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस बनती है और मल त्याग होने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार आहार की ये पूरी संरचना जो है एक विधिवत चलती है, मुख से लगाकर हमारे मल द्वार तक। तो अब हम देखेंगे कि योग का हमारे पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे तो हमने सबने कहावत सुनी है कि सभी रोगों की जड़ हमारा पेट है, तो पेट सफा सब रोग दफा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने में आती हैं। तो उसका महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जब आपका भोजन सही तरीके से पाचन हो, शरीर के अंदर अवशोषित हो, तो आपके स्वस्थ रहने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं दूसरों के मुकाबले। तो इसे स्वस्थ करना भी आवश्यक है। तो योग के यौगिक क्रियाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हमारे एब्डोमेन को और एब्डोमेन से रिलेटेड बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले जो कर्म आते हैं, षट कर्म आता है। तो षट कर्म जो है हमारे शरीर की शुद्धि में आता है। तो षट कर्म के द्वारा उसके अंदर एक क्रिया है वारिसार धोती। तो वारिसार धोती में क्या होता है कि ऊपर से लगाकर नीचे तक की आंतों की पूरी क्लीननेस हो जाती है। इसी में एक कर्म आता है कि वस्ती क्रिया होती है। वस्ती क्रिया में हमारी बड़ी आंत के अंदर जो कॉलन वाला जो रीजन है, जो लोअर कॉलन पार्ट है, रेक्टम वाला पार्ट है, उसमें जो मल जमा हुआ है वो सारा उखड़ के साफ होता है। फिर गुनगुने जल पूरे पाचन तंत्र की सफाई कर सकता है। फिर वस्त्र धोती के द्वारा हमारे स्टमक वाला जो पार्ट है वो क्लीन किया जाता है। वस्त्र धोती नहीं कर पाते हैं तो कुंजर क्रिया द्वारा हमारे स्टमक वाला पार्ट किया जाता है क्लीन, ताकि उसमें जो जमा हुआ एक्स्ट्रा कफ और जो एसिड है वो बाहर निकल जाए। कपालभाति का अभ्यास इसके बाद में करने से विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं। योगासनों का मूल सिद्धांत, योगासनों के अभ्यास सदैव खाली पेट से ही करना चाहिए, और इसमें करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो अंदर विजातीय तत्व हैं उसके बाहर निकलने के रास्ते प्रशस्त होते हैं। पर एक आसन ऐसा है जो भोजन के बाद भी करना चाहिए और किया जा सकता है, वह है वज्रासन आसन, जिसमें दोनों घुटने मोड़कर उन घुटनों के ऊपर अब घुटने बैंड करके आपकी काफ मसल्स के ऊपर आपने आराम से बैठना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये 5 से 10 मिनट बैठना हमारे भोजन के पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर उसके अलावा जो यौगिक आसन हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी हैं, वह है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, धनुरासन। इन सब के अभ्यास करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। फिर बंदों का भी पाचन तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मूल बंद का सीधा प्रभाव बड़ी आंत पे पड़ता है। मूल बंद के अभ्यास से बड़ी आंत को सक्रिय और क्रियाशील किया जाता है। फिर उड्डयन बंद जो होता है उनका सीधा प्रभाव हमारे उदर की मांसपेशियों में होता है, जो नाभि के आसपास वाला जो हिस्सा होता है उसको सुचारू करता है।
फिर प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध प्राणवायु शरीर में जाती है और भोजन के पाचन को बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बना देती है। फिर ध्यान व समाधि द्वारा हमारा मन जब शांत रहता है, तो मन शांत रहता है तो भोजन के पाचन क्रिया भी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली होने लगती है। इसके अलावा क्या क्या हमको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्या खानी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो योग के साथ साथ में पथ्य और अपथ्य आहार का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए गेहूँ, जौ, चने का, चोकर का आटा, मौसमी फल, सब्जियाँ, अंकुरित अन्न, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, सूखे मेवे, ये सब सुपेच्य आहार जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। जबकि इसके विपरीत मैदा, चीनी, रासायनिक खाद्य पदार्थ, तेलीय पदार्थ, अधिक मसाले वाले राजसिक तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण संस्थान है और हमारे शरीर के लिए उपयोगी जो पूरा कार्यशैली जो जड़ से शुरू होती है वो हमारे पाचन तंत्र से होती है। तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है और उसको योग के माध्यम से स्वस्थ रखा जा सकता है और हमारे जीवन शैली पर एक अनुशासनपूर्ण नियंत्रण जो है वो रखने से भी हम हमारे जीवन को बहुत ही बेहतरीन और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो 5वां चैप्टर था 813 सब्जेक्ट कोड का वो पूर्ण होता है। अगला चैप्टर जो होगा वो 6ठा होगा जो श्वसन तंत्र के बारे में और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमको जानकारी देगा। तो आशा करता हूँ आपको ये 5वां चैप्टर समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो एक बार और देख ले ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ में आपके पास में जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनको भी पढ़ते रहें ताकि आपके नॉलेज क्लियर होते रहे। तो अभी अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।